दोस्तों, हम आज मिश्रण को पृथक करने के तरीके के बारे में देखते हैं, क्योंकि मिश्रण हर आइटम का होता है, ठीक है। और उसको पृथक कर मतलब अलग करने में हम विभिन्न विधि का प्रयोग करते हैं। किसी विधि को छान करके करते हैं, किसको वाष्पीकृत करके करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम मिश्रण को पृथक करने के विभिन्न विधियों के बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, जैसे वाष्पीकरण, ठीक है। क्योंकि मैं इसके पहले भाग में को भी आपको बता चुका हूँ, पहले भाग में भी बता चुका हूँ, और इसका पार्ट नंबर 2 है ना, जो कि मिश्रण को पृथक करने के तरीके के बारे में बताया गया है, और भी है आगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको फर्स्ट वीडियो जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपको सेकेंड वीडियो मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सेकेंड वीडियो की बात करें तो इसमें वाष्पीकरण के बारे में देखेंगे हम, है ना। अब वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण मतलब वाष्प के माध्यम से अगर जिस मिश्रण को हम अलग करते हैं उसी को वाष्पीकरण बोलते हैं। साधारण सा जवाब, है ना। तो मतलब जिस मिश्रण को हम वाष्पीकरण के विधि द्वारा अलग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो इसका उद्देश्य क्या होता है ना। उद्देश्य देखिए कि मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होता है। ऐसी बात नहीं है कि दोनों पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाएगा। जैसे यदि आपको एक अगर हम ले लें, यहाँ पर ले लेते हैं, बनाते हैं जार बनाते हैं, ठीक है। यदि हम इसको ले लें, इसमें हम कुछ नमक, है ना, नमक भी अगर हम घोल दिए, नमक हो गया, और क्या है इसमें, जल हो गया। ये दो चीज का मिश्रण है, ठीक है। नमक और जल, इसमें दो चीज का मिश्रण है, इसको हम अलग करना है। तो ऐसी बात नहीं है कि वाष्पीकरण में जल उड़ जाएगा और नमक उड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों में से कोई एक ही का वाष्पीकरण होगा, है ना। दोनों में से किसी एक ही का वाष्पीकरण होगा, या तो जल का होगा या तो नमक होगा। तो इसमें आपको पता होगा कि साधारणतः मुख्यतः इसमें जल का ही वाष्पीकरण होता है ना। यदि आप नीचे से इसको हीट कीजिएगा किसी के माध्यम से, यदि हीट करते हैं तो यह क्या होगा, बहुत गर्म होगा। गर्म होने के दौरान जब वह बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसका, तो वो वाष्प की क्रिया जब होने लगेगी तो उसमें से जल क्या होगा, ऊपर की ओर निकलने लगेगी, है ना। अगर जल ऊपर की ओर निकलने लगेंगे तो जल वाष्प बन करके खत्म हो जाएगी, और जो नमक है वो आपका यहाँ पर पेंदी में बैठ जाएगा। तो इस क्रिया को अलग करने के लिए हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अनेक और भी है जिसको आप वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। जैसे ये आपको फिगर तो दिख ही रहा होगा, है ना। फिगर दिख रहा है ना, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अब केंद्रीकरण क्या है? अब केंद्रीकरण मतलब एक ही केंद्र पर किसी भी वस्तु को, किसी भी बर्तन को एक ही केंद्र पर बार बार घुमाने की क्रिया को अब केंद्रीकरण बोलते हैं, है ना। जैसे आप देहाती भाषा में आप जैसे बोलते हैं मट्ठा देखें, मट्ठा महने वाला जो महान होता है, उसी को अगर हम बार बार अगर हम जो है मक्खन में अगर हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो
तो जो उसका शुद्ध मक्खन जो होता है, शुद्ध उसका जो घी के रूप में हमको प्राप्त होता है, वो क्या होता है, वह जल के वह ऊपर चला जाता है ना। और जो तरल पदार्थ जो द्रव हो, जो मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, जो भारी पदार्थ जो होता है ना, वो अंदर बैठ जाता है। अर्थात जो हमें मट्ठा के रूप में प्राप्त होता है वह भारी कण होता है, उसका कण भारी होता है, और जो हमको घी के रूप में प्राप्त होता है वह उसका कण हल्का कण होता है। तो इस क्रिया से हम समझते हैं कि यह अपकेंद्रीकरण के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। जैसे दूध से क्रीम पृथक करना, दूध से क्रीम को पृथक करने में भी हम अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी हम क्रिया को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण। अनेक ही ऐसी घटनाएं हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हम अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें 3 प्रकार के कण हैं। जैसे आप कभी देखें, एक बर्तन में एक सूखा हुआ मिट्टी को डाल करके घोरिए उसको, है ना। सूखा हुआ मिट्टी के कण को घोरिए उसको कगड़ा के, है ना। और घोरने के बाद आप देखिएगा कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक रहने दीजिएगा। उस समय होगा क्या कि जो सबसे भारी कण होगा वो कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा, पेंदी में बैठेगा। ठीक है, कहाँ बैठ जाएगा, पेंदी में। और जो उससे हल्का कण होगा वह उसके ऊपर रहेगा इसे। और जो सबसे हल्का रहेगा ना वो जल के रूप में आपको ऊपर प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, जल के रूप में प्राप्त होगा। मतलब यह 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक पहला पार्ट जो होता है सबसे भारी वाला कण नीचे जो पेंदी में बैठता है। इसके बाद सेकेंड का जो पार्ट की बात करें तो इसके बाद उसके हल्के कण आते हैं, और इसके बाद जो सबसे ऊपर जो कण होता है वो बहुत हल्का होता है, जिसके कारण वह ऊपर छतला जाता है। तो हम इस विधि से भी जान सकते हैं कि इसमें अपकेंद्रीकरण की क्रिया संभव हो रही है। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है कि शराब यानी वाइन तथा रक्त को जांच के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं, और क्रीम से मक्खन बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्रीम से मक्खन, है ना, जो क्रीम होता है उससे मक्खन बनाने में भी हम अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है ना। जो वॉशिंग मशीन होता है उसको अगर हम डाल दें और उससे हम पूरा कपड़ा को निचोड़ करके उससे पानी निकालना चाहें तो उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, और मशीन को जब चलाते हैं तो उसमें अपकेंद्रीकरण इस प्रकार से क्रिया होती है, इस प्रकार से होती है ना। और जो कपड़ा इतना स्पीड में वो घूमता है, अपकेंद्रित होता है, एक ही केंद्र पर घूमते रहता है कि जो कपड़ा होता है उससे सारी पानी बाहर निकल जाता है ना। तो इस कारण कपड़ा सूख भी जाता है, और कपड़ा अच्छी तरह से, अगर सुखाने वाला कपड़ा होगा तो सूख भी जाएगा, और यदि खींचने वाला कपड़ा होगा, जो कपड़ा वाश करने वाला होगा, धोने वाला होगा, उससे अच्छा धुल भी जाएगा। तो ऐसी घटना को करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि पृथक्करण के, अतः यदि कोई भी चीज़ मिश्रण हो
तो उसको अलग करने के लिए हम पृथक्करण कीप के माध्यम से अलग कर सकते हैं। इसका मूल सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए। इसका मूल सिद्धांत जो है, दो अघुलनशील द्रव, ठीक है, को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अब कैसे, आगे देखते हैं। तो पृथक्करण कीप का स्टॉक कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में चला जाता है, या फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ये है एक कीप है, ओके, ये कीप है और ये गोल कीप है। ये सरसों का तेल आप देख रहे होंगे, ये पीला कलर का जो है ये है आपका सरसों का तेल, और ये है बीकर का पानी। तो दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं, उसके लिए बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अनुप्रयोग दिया है पानी से तेल पृथक करना, ठीक है। अगर पानी से तेल को पृथक करना है, मतलब अलग करना है, तो उसके लिए आपको किसका विधि प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पृथक्करण कीप के माध्यम से आप उसको अलग कर सकते हैं। पानी से तेल को पृथक करना, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अब आपका नीचे जो है, जो आपका नीचे दिख रहा है ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि से जो हम लोग अलग करते हैं, इसका मूल सिद्धांत को देख लेते हैं कि दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है ना, जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है। तो हम कहें तो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। जैसे कपूर देखे हैं, आप देखे होंगे, घर में पूजा पाठ करने के लिए आता होगा, तो आप देखे होंगे। अगर आप कपूर को खुले स्थान पर छोड़ दीजिए, अगर छोड़िएगा तो यह धीरे धीरे क्या होगा, यह धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, है ना। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यह हकीकत में वाष्पित होकर के उड़ सकता है, उड़ जाएगा। तो हम इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन विधि से देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है इसका टाइप। तो अब देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है आपका। उदाहरण क्या दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक को आसानी से अलग किया जा सकता है। किस विधि से, तो ऊर्ध्वपातन विधि से जो हम उसको अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड और खाने का जो नमक होता है, यानी NaCl जो होता है, उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं इस विधि से। किस विधि से, तो ऊर्ध्वपातन विधि से। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस में गैस बन जाता है। यदि हम अमोनियम क्लोराइड और खाने वाले नमक को मिला दें, तो ये क्या होंगे पता है, ये जो होंगे सीधे, जो अमोनियम क्लोराइड जो होता है सीधे ठोस में से गैस बन करके ऊपर उड़ जाएगा, जबकि नमक जो है शेष रह जाएगा। अर्थात यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, यह क्या होता है कि सीधे ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इट मीन्स समझ गए होंगे कि यदि NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और खाने वाले नमक यानी NaCl को जब आपस में मिला देंगे, तो वह मिल तो जाएंगे, लेकिन उसको अलग करने के लिए आपको अगर धूप में छोड़िए या कहीं भी खुले स्थान पर छोड़िए, तो अगर उसको अलग करना हो तो अमोनियम क्लोराइड आसानी से क्या हो जाएगा, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और नमक आपका बच जाएगा। इसका अनुप्रयोग देखते हैं, क्या है इसका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग देखने के लिए
जैसे कपूर, नैप्थलीन की गोलियां एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भाई आप अच्छी तरह से समझ लेना कि इसका जो अनुप्रयोग अर्थात हम कपूर को भी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा सीधे क्या कर सकते हैं, ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। और ऊर्ध्वपातन क्रिया उसी को कहते हैं कि वैसी क्रिया जो ठोस से डायरेक्टली द्रव में गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। ठीक है, यह द्रव में नहीं बनता है, डायरेक्ट गैस में हो जाएगा। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं जो है आपका क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ को अलग कर सकते हैं। कैसे? तो देखते हैं कि किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। रंगीन, ध्यान रखिएगा, रंगीन यौगिक रंजित कणों को अलग कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से हम पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमैटोग्राफी पेपर द्वारा पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसको हमको अलग करने के लिए दो प्रकार के रंगे हुए कपड़ा का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया कागज की पट्टी दी हुई है आपको, और स्याही का निशान ये आपको दिख रहा है ना, लाइन ड्रॉ बाई पेंसिल्स के द्वारा ड्रॉ किया गया है। यह है स्याही का निशान। ये आपको दिख रहा है, ये जल है और ये स्याही का निशान है। ठीक है, और ये अपने आप में क्या होता है, एक दूसरे को क्या कर लेगा, सोख लेगा, है ना। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपको एक भींगी हुई नमक, जानते हैं, भींगी हुई नमक या भींगी हुई हाथ को सोखना है, तो क्या करते हैं हम, अगर उस पर हम कोई कपड़ा को रख देते हैं तो वह क्या होता है, धीरे 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 क्या कर लेता है, वह सोख लेता है। और सोखने के बाद हाथ क्या हो जाता है, सूख जाता है, जबकि कपड़ा भींग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पानी जो है, हाथ में लगे पानी जो है, वह आसानी से कपड़ा में स्थानांतरित हो जाता है। चलते हैं अगला पॉइंट पर। क्या है कि इसका अनुप्रयोग की बात करें, इसका अनुप्रयोग की हम बात करें तो एक डाई को पृथक करने में, रंग डाई, रंग जैसे दो प्रकार के रंग है ना, उसको अलग करने में, इसका क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। खून से ड्रग पृथक करने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अब है ये आसवन विधि। ठीक है, ये आसवन विधि आप देख रहे होंगे। तो आसवन विधि जो होता है, इसमें मूल सिद्धांत, इसमें दो प्रकार के संघटक मिले होते हैं, जिसके बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक अघुलनशील पदार्थों को अलग करने में सहयोग करता है, सहायता करता है। आसवन विधि से जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह गर्म होकर वाष्पित के रूप से ट्यूब में चला जाता है।
जहाँ यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाते हैं जबकि पानी फ्लक्स में ही रह जाता है। तो हम जान सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जब पानी और एसीटोन को जब मिला हुआ होता है तो जब उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो जब गर्म होता है तो वाष्पित होकर, ठीक है, वाष्पित रूप में यह ट्यूब में चला जाता है एसीटोन, और यहाँ पर वह पुनः द्रव बनता है और इस प्रकार से जो है एसीटोन बीकर में जमा हो जाता है। ओके, आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, आप फिगर को समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगला पॉइंट पर। अप्रभाजी आसवन है ना, अप्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको हम कैसे अलग करेंगे, इसका अनुप्रयोग समझ लीजिए कि साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करता है। समझ आया? कह रहा है कि साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है। क्या होती है? एक नली होती है जो किसी शीशे के गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को क्या करता है? ठंडा करता है ना, और जिसके कारण ये संघनित होकर एक सतह प्रदान करता है। तेल को शुद्ध करने वाली मशीन द्वारा क्रूड ऑयल अलग होते हैं। अकार्बनिक रस को शुद्ध करने में हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। अकार्बनिक रस, कोई भी अकार्बनिक रस हो, उसको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन द्रव नाइट्रोजन ऑर्गन को वायु से पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है कि ऑक्सीजन द्रव नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने के लिए, मतलब हवा से पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको ध्यान में रख लीजिएगा। ऊपर याद हो या ना हो, लेकिन ये 4 नंबर ऑप्शन, जो 4 नंबर टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। तो चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, क्रिस्टलीयकरण। ठीक है, यह है क्रिस्टलीयकरण विधि से हम किसी चीज को कैसे अलग करते हैं। तो इसको अलग करने के लिए इसका मूल सिद्धांत देखते हैं। किसी मिश्रण से अशुद्धियां को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना, क्रिस्टलीयकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। उदाहरण की बात करें तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अशुद्ध पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर उसको गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होता है। कितना आसान तरीका है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, यानी जो कॉपर सल्फेट जो अशुद्ध हो, उसको पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में घोलते हैं, आपस में उसमें मिला देते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करके विलयन को पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो विलयन बनता है उसे पूरी रात छोड़ देते हैं। ठीक है, जब मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उसको पूरी रात छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, है ना।
और पूरी रात छोड़ने के बाद क्या बनता है, केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ही प्राप्त होता है, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाता है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीकरण विधि से हम किसी भी मिश्रण को अलग करते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसमें कि वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है। इसी के बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे उत्तम विधि क्या है कि कुछ ठोस पिघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान सुलझ जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं, है ना। कुछ ठोस को गर्म करेंगे तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वह चीनी के समान पिघल जाते हैं, पानी में हो जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। बात सही है। जब वे घुल जाते हैं तब पर भी वो शुद्ध नहीं होते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए अगर हम छनन पत्र द्वारा छानते भी है तब पर भी उसमें अशुद्धियाँ रह जाती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर देती है ना। और जब उसको वाष्पीकृत करते हैं तो जो भी उसमें अशुद्धियाँ जो है या तो जमीन के अंदर बैठ जाएंगे या तली में बैठ जाएंगे, है ना। अब देखिए जैसे इसका प्रयोग देख लीजिए कि समुद्री पानी से नमक को साफ यानी शुद्ध करना, ठीक है। यह किस विधि से देखिए यहाँ पर क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण की क्रिया है ना। वाष्पीकरण विधि की से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है। क्रिस्टलीकरण को पृथक यानी शुद्ध करना, उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, फिटकरी, जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। चलते हैं हम अगला पॉइंट पर, ये भी वही पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भौतिक जो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और यह रासायनिक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। समझे? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय समझ गए? नहीं समझे? चलते देखिए। उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होता है कि इस परिवर्तन में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे अगर हम फूली हुई गेंदा को अगर हम क्या कर दें, दबाएं, प्रेशर दें, तो वह पिचक जाता है, वह दब जाता है और उस छोड़ने पर वह पूर्ण रूप से अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में ऐसी नहीं होती है। इसमें अगर हम कोई भी चीज़ को परिवर्तन कर दिए तो उसको पुनः उसी अवस्था में लाना लगभग असंभव है, इसलिए उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन के द्वारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी को परिवर्तन करते हैं, उसी पदार्थ का, लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ बनते हैं। जैसे अगर हम सोडियम और क्लोरीन को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है ना। यानी वह नमक का निर्माण हो जाता है। बहुत कम मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ली तथा निकाले जाती है। और भौतिक परिवर्तन के दौरान इसमें किसी भी चीज़ का कम खर्च होता है, या उष्मीय का मान हो या प्रकाशीय ऊर्जा हो, इसमें कम खर्च में ही निपट जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। इसमें परिवर्तन लाने के लिए इसमें अधिक से अधिक उष्मीय मान की आवश्यकता पड़ेगा और अधिक से अधिक प्रकाशीय ऊर्जा का भी आवश्यकता पड़ेगा, है ना।
और इससे अधिक ऊष्मा भी निकलेगा और इससे अधिक प्रकाश का भी खपत होगा, प्रकाश का भी निकासी होगा। ओके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में दिया है बर्फ़ का पिघलना। आसान है, बर्फ़ का पिघला दीजिए, थोड़ा सा धूप लगाइए, बस पिघलने लगेगा। लेकिन जो लकड़ी का जलना, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी का जलना, लकड़ी थोड़ा सा प्रकाश में नहीं जलता है। जब तक उसको हाईएस्ट न मिले और वाष्प ना मिले या ऊर्जा ना मिले, तब तक वो लकड़ी पूर्ण रूप से नहीं जलता है। इसलिए ध्यान देंगे। और इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जब लकड़ी जलता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल गया फिर भी वो उसको जमा सकते हैं, लेकिन जब लकड़ी जल गया तो कोयला को हम लकड़ी नहीं बना सकते हैं। चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपका, देखते हैं, तत्व। ठीक है, तो तत्व जो होता है, यह शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम। समझ में आ गया? कह रहा है कि यह एक शुद्ध पदार्थ है ना, जिसे हम साधारण तरीकों से उसको तोड़ नहीं सकते हैं, न उसको जोड़ सकते हैं। वह भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जाता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है तत्व, तो उसी को हम बोलते हैं तत्व। अब तत्व भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे धातु, अधातु, उपधातु। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो हम आज तत्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तत्व जो होता है, तत्व एक के शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और न ही किसी भौतिक की व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं, है ना। मतलब यह है कि इसमें हम तत्वों को साधारण पदार्थों में तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, और भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थ से भी उसको नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे लोहा और सोडियम। अब हम देखिए तत्व के प्रकार भी होता है। जैसे टाइप देखिए, तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तत्व। तत्व के जो प्रकार की बात करें तो तत्व के तीन प्रकार होता है। एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। तो इस प्रकार से तत्व के तीन प्रकार होता है। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से धातु, अधातु, उपधातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देखिए धातु की बात करें तो धातु किसे कहते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। धातु वैसे तत्व, ओके, वैसे तत्व जो विद्युत का चालकता हो, जो विद्युत की चालकता का गुण रखता हो, उसे हम बोलते हैं धातु बोलते हैं। और जिसमें चमक भी होती है और वह पीटने पर फैलता भी है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तत्व, धातु बोलते हैं। अधातु की बात करें तो अधातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत का धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधातु।
इसमें चमक नहीं होता है और यह पीटने पर इसे भंगुर हो जाता है, मतलब बिखर जाता है, टूट जाता है। इसको देखिए, उपधातु के देखिए, तो वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, किसका मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्वालिटी पाया जाता है, गुण पाया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपधातु अर्थात मेटालॉइड्स। अब देखिए, अब तत्व के प्रकार में जान तो गए, लेकिन इसको हम अलग अलग किस प्रकार से, देखिए ये है धातु का, और ये हो गया धातु, ये हो गया धातु, ये हो गया अधातु, ये हो गया उपधातु। तो धातु की बात करें तो आप धातु में अनेक भिन्नताएं देख सकते हैं, धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, इसमें भिन्नताएं देख सकते हैं। अब पहचानेंगे कैसे? तो इसमें क्या होता है, धातु चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है, वह चमकता है। और अधातु जो होता है वह नहीं चमकता है। क्या? वह नहीं चमकता है, अधातु। और उपधातु की बात करें तो ऐसे तत्व धातु और अधातु, जो कि पहले ही बता चुके हैं, धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। अर्थात जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होता है, मौजूद होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उपधातु। देखिए, तो धातु में देखिए, धातु जो होता है आघात वर्ध्य होती है, तन्य भी होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। धातु में तन्यता का गुण होता है, उसको खींच सकते हैं, लेकिन अधातु में वैसा गुण नहीं पाया जाता है। अधातु को हम नहीं खींच सकते हैं। अगर हम धातु को किसी हथौड़े को पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो वो फैलता है। क्या होता है? फैलता है। परंतु अधातु जो है, जो अधातु है, वह फैलता नहीं है, वह टूट जाता है, अलग अलग बिखर जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधातु। ओके। और इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। किसमें? अधातु में विद्युत का चालन नहीं होता है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है अधातु, जबकि धातु विद्युत का सुचालक होता है। ओके, चलते हैं हम अगला पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट क्या है आपका कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ओके, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्या? मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिश्रण और यौगिक, इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो मिश्रण की बात करें तो तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। क्या? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ इससे नहीं बनता है। समझ में आ गया? क्या कह रहा है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, मिश्रण बनाने के लिए, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस क्रिया को हम मिश्रण बोलते हैं। यौगिक की बात करें तो एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें है ना। इसमें एक पदार्थ अगर क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है।
तो इस प्रकार की क्रिया को हम यौगिक बोलते हैं। मिश्रण की बात करें तो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। क्या? किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, संघटन परिवर्तन होता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। बस इनका ये इतना ही काम है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, परंतु संघटन परिवर्तनीय होता है। और इसमें जो है सेकेंड नंबर में कि नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। तो इसका गुण इस प्रकार से मिलते हैं यौगिक का। मिश्रण की थर्ड लाइन देखें तो थर्ड पॉइंट जो आपका है कि मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। गुणधर्मों अर्थात उसमें कौन कौन से गुण पाया जाता है उसको दर्शाता है। परंतु जो यौगिक होता है इसमें नए पदार्थों के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं इत्यादि। इसी प्रकार के चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? यौगिक और मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण तत्व यौगिक का मिश्रण होता है, मिलता है ना। तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन यौगिक में एक नया पदार्थ बनता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट, तो स्थिर अनुपात का नियम की बात करते हैं हम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन। तो रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार, क्या? रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। क्या? संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। बस ये H2O में क्या है? H2O, इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसमें दो प्रकार के यौगिक मिला हुआ है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 है और जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 8 है। सॉरी, यहाँ पर जो दिया है ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या दिया हुआ है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या दिया हुआ है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान 1:16 हो जाएगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपका 1 होता है ना, और जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो द्रव्यमान में अनुपात ये होगा। और परमाणु संख्या की बात करें तो 1:8। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थिर अनुपात के नियम दिए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग समझते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। समझ में आ गया? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी हो, उसमें न तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी घटना को हम लॉ ऑफ कन्वर्सेशन
ऑफ मास बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं उसको। याद हो गया? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और न ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो हम इस घटना को द्रव्यमान संरक्षण का नियम अर्थात लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। दोस्तों, ये है आपका कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको हम पृथक्करण की विधि को बता चुके हैं, है ना। कह रहा है कि निम्न के लिए पृथक करने की विधि बताना है। आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि गेहूं से भूसा अलग करना किस प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि आपको मैं 5-6 परिवर्तन बता चुका उधर, जैसे ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीयकरण, आसवन, है ना। तो ये जो है अनेक जो टाइप हम बताएं, तो जैसे गेहूं से भूसा को अलग करना, पानी से रेत को अलग करना, दाल से कंकड़ को अलग करना, साधारण नमक से कपूर का पाउडर, दूध से मक्खन को अलग करना, अशुद्धियाँ फिटकिरी से शुद्ध फिटकिरी प्राप्त करना। तो इसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्रत्येक प्रश्न का जवाब। ओके, तो हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद। जय हिंद।